ज्ञान सागर हमारा ज्ञान सागर मेविन मैजिक का हिंदी का सत्र है, हिंदी का चैनल है। और यहाँ पे हम हिंदी में बातें करते हैं और हिंदी भाषा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे जो लोग आए हैं जिन्होंने अपना टॉक दिया है वो हिंदी में दिया है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि हिंदी में आपको और चीजें और नई नई जानकारी लेकर के आए। और इसी तरह से इसी चैनल को, हिंदी के सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम सौम्या धानी को लेकर आए हैं। और ये एक नए तरीके से आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। और आज इनका टॉपिक है आघात और कितना आपको जोर से आघात लगता है और किस तरह से आप क्षमा करते हैं, आपके दिल से कितना बोझ उतर जाता है, उसके बारे में सौम्या आज आपको बताएंगी। और बहुत प्यारे ढंग से बताएंगी, क्योंकि ये खुद ही बहुत ही खूबसूरत और अच्छे दिल की मालिक हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ और उनसे गुजारिश करती हूँ कि सौम्या जी आप आए और हमारे ज्ञान सागर के मंच पे अपनी ज्ञान की बातें करें। तो ओवर टू सौम्या। बहुत बहुत धन्यवाद नुपुर जी, आपने मुझे बुलाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज मैविन के लिए ये सेशन लेते हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं काफी ईगर हूँ, उत्सुक हूँ, खुश हूँ कि आज मैविन के जो ग्रुप है उनके साथ, उनके पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो डोंट माइंड विज्ञान की, वो इंडिया में एक्चुअली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड हमारी सारी जो एजुकेशन है, शिक्षा, वो इंग्लिश में होती है, अंग्रेजी में। तो मैं साथ साथ ट्रांसलेट करती रहूंगी जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी जरूरी वर्ड्स हैं, बट हाँ, ऑन द स्पॉट ये ट्रांसलेशन चलेगा। सो थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि आपने कहा कि आघात, जिसको हम इंग्लिश में ट्रॉमा कहते हैं, जो कि आजकल काफी पॉपुलर वर्ड हो गया है, काफी ज्यादा यूज्ड हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है, जो कि सही भी है, अच्छी बात है। लेकिन क्या हम ट्रॉमा को सही से समझते हैं? क्या हम समझते हैं? आज का टॉपिक है आघात और क्षमा। क्षमा एज इन फॉरगिवनेस, जैसे कि सब जानते हैं, एंड आघात ट्रॉमा। तो हम ये ट्रॉमा क्यों कह रहे हैं? हम ये सिर्फ दर्द या दुख क्यों नहीं कह देते? हम ट्रॉमा क्यों कह रहे हैं? ट्रॉमा क्या होता है? तो मैं मतलब मनोविज्ञान के हिसाब से समझाती हूँ। ट्रॉमा वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि तब यूज किया जाता है कि जब कोई ऐसी घटना होती है किसी इंसान के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में, जिससे कि वो एक बार एक शायद वो इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसको ऐसा धक्का लगा, बेशक वो छोटा बच्चा था जिसने शायद अपने माँ बाप को लड़ते हुए देख लिया हो, या कुछ और किसी के साथ बुलिंग हो जाती है, या फिर बाल शोषण होता है। तो इस तरह की बहुत एक्सट्रीम तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। और कई बार ट्रॉमा इस तरह का भी होता है कि जैसे स्कूल में बुलिंग चल रही है, कोई बच्चे मजाक उड़ाते हैं, या कोई टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है किसी बच्चे के साथ, तो वो मतलब शोषण जितना एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे वो रोजाना होता रहता है, तो उस वजह से उसके जो भी बच्चा है उसके दिमाग पे वो छाप पड़ जाती है। उसकी जो उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनालिटी है, वो उसी तरह से शेप हो जाती है, उसमें बदलाव आ जाते हैं। शायद वो सिमट जाता है, वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को दबाने लगता है। शायद उसको शर्म आती है बच्चे को, इसलिए वो घर जाके अपने माँ बाप को भी नहीं बताता। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक होने के तौर पे, रोजाना ही मेरे पास साइकोथेरेपी सेशंस चलते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स जो पेशेंट्स आते हैं, तो उनमें अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जबकि ऐसा नहीं कि वो आके अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन अब जो अभी तो सब एडल्ट्स हैं, सब लोग या तो नौकरी कर रहे हैं, या शादीशुदा हैं, या कुछ बड़ी उम्र के लोग भी हैं, जो आते हैं। एंड
उसमें क्या पता चलता है कि अभी फिलहाल जैसे उनके रिश्ते हैं, बेशक वो उन रिश्तों में खुश हैं या खुश नहीं हैं, अभी जिस तरह से उनका व्यक्तित्व बना हुआ है, वो एक्चुअली वो ऐसा क्यों है, वो बना था बचपन में, वो आज नहीं बना है। वो बहुत सालों से मतलब पर्सनालिटी को बनने में बहुत सालों साल लग जाते हैं, और बहुत ही ऐसी मतलब ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए एक इंसान को बदल देती हैं। तो ट्रॉमा उसको कहा जाता है जो कि ऐसा जब कुछ हुआ कि आपको शॉक लगा, आपको एक झटका लगा, एंड उससे आप कभी उभर नहीं पाए, तो ये ट्रॉमा होता है। और अक्सर ये अनरिकग्नाइज्ड होता है, लोगों लोगों को याद नहीं होता, लोग उसके बारे में सोचते नहीं है, वो जल्दी से भुलाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा भी कभी कुछ हुआ था हमारे साथ, कभी किसी की शादी के बाद उनके साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। सो मतलब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत में ही मैंने इतनी सारी नेगेटिव बातें बोल दी, इतनी सारी चीजों को मैंने मेंशन कर दिया कि ये भी होता है वो भी होता है, लेकिन द थिंग इज दैट एक्चुअली जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप इस प्रोफेशन में हैं, तो अक्सर रोजाना ही ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। सो द थिंग इज लाइक, और ये सच्चाई भी है हमारी सोसाइटी की, मतलब कोशिश करते हैं हम लोग छुपाने की, हम ये सोचते हैं, हमें डर लगता है। मतलब अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्यों नहीं है इंडिया में, सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि लोग डरते हैं, ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर उनके पड़ोसियों को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे, उनके अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे। लोग आप सोचिए कि कितने सुसाइड्स बच सकते हैं, कितनी आत्महत्या होने से बच जाएंगी अगर लोग इतना कंफर्टेबल फील करने लग जाए, हर एक इंसान इतना अपने आप को अपने आप को इतना इतना स्पेस दे सके, वो अपनी भावनाओं की इतनी कदर कर सके कि वो समझे कि मेरे को जो फील हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ या महसूस कर रही हूँ, वो मायने रखता है, उसका उसकी वेटेज है, और मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट हूँ, मैं समाज के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ गोल्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं। और अपने आप को डाउट ना करे, ये समझने लग जाए कि ये जो अभी मेरे साथ हो रहा है ये बहुत ही टेम्पररी है, ये सिर्फ अभी के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन ये सोच आने के लिए क्या आवश्यक है, इस सोच को आने के लिए जागरूकता, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आवश्यक है, ठीक है। वरना क्या होता है, लोग बहुत शर्माते हैं, घबराते हैं और अपने आप को अकेला पाते हैं, उनको लगता है कोई उनको समझने वाला नहीं है। अक्सर ये बात टीनेजर्स के लिए कही जाती है कि टीनेजर्स कहते हैं कि हमें कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि एडल्ट्स को भी यही लगता है, जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको और ज्यादा ऐसा लगता है कि हमें समझने वाला कोई नहीं है, राइट। एंड परिवार में रहते हुए भी लोग खुद को अकेला पाते हैं, अकेला महसूस करते हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि आपने कब अपने इमोशंस को दबाना शुरू करा, ऐसी क्या घटना हुई थी जिसके बाद, जिससे आप कभी उभर नहीं सके। एंड ट्रॉमा की जब हम बात करते हैं, आघात की, ये सिर्फ एक हवा बनाने की बात नहीं है, लेकिन ये सच है कि आघात जो होता है वो आपके शरीर में घुस जाता है। जैसे अगर सपोज कोई ऐसी घटना हुई जिससे आपको बहुत झटका लगा और आपको लगा कि आपका दिल दहल गया, या लोग कहते हैं कई बार कि मुझे ऐसा लगा, हार्ट अटैक क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से, राइट। क्योंकि जब इतने टाइम तक आप इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं, अंदर पकड़ के रखते हैं, आप उनको रिलीज नहीं करते। कई बार लोग रोने से रोकते हैं खुद को, मतलब सिखाया जाता है सोसाइटी में कि आपको रोना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं रोना, अक्सर लड़कों को बोला जाता है कि तुम लड़की हो क्या, मतलब कि तू रो रहा है क्या, तू तो लड़की है, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। उससे लड़के, खासकर जो बच्चों की अगर हम बात करें, तो जो मेल चिल्ड्रन हैं वो ये सीखते हैं कि मुझे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, मुझे खुद को मतलब अपनी बात को आगे रखने का जरिया कोई और ढूंढना पड़ेगा। और जब वो दबाते, उनको सिखाया नहीं जाता किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करना है, तो जब वो खुद को रोने से रोकते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है कि कई साल बाद, या कई साल बाद तो छोड़िए, आप बचपन में ही देखते हैं कि लड़के गुस्सैल बन जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। और ये लड़कियों के साथ भी होता है। जिस भी इंसान को रोका जाएगा उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने से, उसके इमोशंस किसी ना किसी तरीके से तो बाहर आएंगे। अगर हेल्दी वे में बाहर नहीं आएंगे तो अनहेल्दी वे में बाहर आएंगे। मतलब
हेल्दी और अनहेल्दी क्या होता है अगर मैं बताऊं? हेल्दी वे मतलब देखिए, रोना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और रोना अच्छा भी होता है कई कई बार सेहत के लिए, क्योंकि जब आप रोते हैं तो आपके इमोशंस जो है, आपकी भावनाएं जो है, जो आपको फील हो रहा है उस सिचुएशन में, उस टाइम पे, वो निकल जाती हैं बाहर, वरना वो अंदर टॉक्सिन बन जाती हैं। टॉक्सिन मतलब पॉइजन के रूप में, जैसे जहर हो, ठीक है, और वो अंदर ही अंदर आप उसको पाले रखते हैं। जैसे चाय पत्ती उबलती है गैस के ऊपर, उबलती रहेगी तो कड़वी बन जाएगी, वैसे ही इमोशंस को जब आप अंदर रखते हैं तो वो जहर बन जाते हैं, और वो बीमारियों में भी टर्न हो जाते हैं, डिजीजेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज हैं, थायराइड एंड पीसीओडी तो है ही, एंड कंसीव करने में, मतलब कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स, बहुत चीजें हैं जो हो सकती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स, लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं अक्सर। आप जानते हैं कि जो लोग अपने इमोशंस को रोक के रखते हैं, अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है और वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और अंदर उनको बहुत दुख है, सैडनेस, मतलब उदास है वो अंदर से, और वो खुद को अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अक्सर पिंपल्स हो जाते हैं उनकी स्किन के ऊपर। सो थिंग इज कि इमोशंस जो है कहीं ना कहीं तो बाहर आएंगे, किसी ना किसी तरीके से बाहर आएंगे। डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। अगर कुछ लोगों को, मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिनको आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब आपका बहुत सेंसिटिव स्टमक है, कुछ भी आप खाते हैं जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, आपका स्टमक जल्दी से खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है क्यों? कभी आपने सोचा क्यों होता है? क्योंकि आप सेंसिटिव हो गए हो अंदर से। क्यों हो गए हो? क्योंकि जब जब आपके साथ कुछ हो रहा था और आपने खुद को एक्सप्रेस नहीं करा, तो वो जो इमोशंस हैं वो अब आपके लिए टॉक्सिन में टर्न हो गए अंदर। तो ये एक हीलिंग जर्नी लगती है, इसमें एक ही दिन में ठीक नहीं होता इंसान, लेकिन आपको एक आदत बनानी पड़ेगी खुद को एक्सप्रेस करने की। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब पहली बार में जब आपके साथ कोई कुछ कह रहा है आपको, और आपके मन में एक ख्याल आता है, आप कुछ कहना चाहते हो, और जो आपकी आदत है ना खुद को रोकने की, तो आप उस आदत को तोड़ के आप आगे बढ़िए। यू शुड से इट, आपको बोलना चाहिए। आपके मन में जो आ रहा है आपको वो बोलना चाहिए, आप खुल के बोलिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है, जैसे अगर आपको आदत नहीं है तो हो सकता है आप ना बोल पाए, लेकिन बाद में वो बात आपके दिमाग में चल रही है, तो आपको पता है कि उस चीज का कोई गहरा असर पड़ा है आपके ऊपर, तो आप अपनी डायरी में, आप कागज पे, पेपर पे लिख लीजिए। लिख ली, अपनी एक डायरी बनाइए जो आप अपने पास एक प्राइवेट जगह पे रखिए, ठीक है, वो किसी को जहाँ पे ना दिखे, ताकि आपके मन में डर ना हो कि कोई किसी को मिल जाएगी, क्योंकि उसमें लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर आपको लगता है कि वो डायरी किसी को मिल सकती है, शायद आप खुल के एक्सप्रेस ना करें खुद को। अगर आपको पता है आपने अलमारी में जहां भी रखी है, तो आप उसमें सब कुछ लिख सकते हैं, एंड आई वुड से दोबारा ना पढ़िए उसको जाके, ठीक है। अगर तो ऐसी कोई चीज है, बहुत लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि एक लोगों की पूरी लिस्ट होती है, आप ये भी कर सकते हैं, आप एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि किस किस ने आज तक आपको क्या क्या बुरा कहा, ठीक है, एंड क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। ये टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये लिस्ट पूरी बनाने के बाद दोबारा पढ़ना नहीं है। क्या नाम लिख लीजिए, और उन्होंने क्या किया, क्या कहा आपको, क्या हुआ था सीन पूरा। इतना नहीं कि आपने जीना है उसको, दोबारा रीलिव करने की जरूरत नहीं है। या अगर आपको लगता है वो इमोशंस दोबारा आपके अंदर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप डरिए मत। सबसे पहले इमोशन से डरना छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि अगर अभी मैं इमोशंस फील करूंगा या करूंगी तो फिर तो मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, मैं सह नहीं पाऊंगी। आप सहन कर लोगे, आपके अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन आप एक बार सहन कर लो, और उसको, उसके साथ आप डील कर लो ठीक से, आप उसको टैकल कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कि वो आपके अंदर रह के वो चाय पत्ती की तरह उबले और जहर बन जाए, वो आपको रोज रोज नुकसान पहुंचाए, आपके शरीर को और आपके दिमाग को। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप उससे एक बार डील कर लीजिए। ओके, सॉरी, मुझे लगा मेरा स्क्रीन चला गया था। एंड जब आपने पूरी लिस्ट बना ली है नामों की, और उन लोगों ने क्या क्या किया है, उसको कागज को फाड़ दीजिए। फाड़ के उसको या तो फ्लश कर दीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके, जस्ट फ्लश इट आउट, फ्लश कर दीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है। या आप उसको कैंडल्स या किसी चीज से बर्न भी कर सकते हैं, उसको बर्न कर दीजिए, उसके बाद उसको फ्लश कर दीजिए, ठीक है। बट इस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। लेट इट गो। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको ये कॉन्शियसली अपने दिमाग में ये एक बिलीफ रखना है, एक विश्वास रखना है कि अब ये चीज मेरे
जिंदगी से जा रही है, अब इसको मैंने लेट गो कर दिया है। आपको कागज पे वही चीजें लिखनी है जो आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जो आपको चाहिए। ठीक है, अगर जैसे आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते आपके परिवार के साथ अच्छे हो जाएं, या आपको चाहिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप अपनी जिंदगी में दोबारा एक नई शुरुआत करें अपने करियर में, ठीक है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, या आपके बच्चे आपकी परवाह करने लग जाए, आपकी इज्जत करने लग जाए, ये सब चीजें आपने लिखनी नहीं है उस कागज के ऊपर। ठीक है, तो आप जब लिख रहे हैं आपने सिर्फ वही लिखना है जो बुरा हुआ है अभी तक, या जो आप नहीं चाहते, जो चीजें चेंज हो जाएं। तो ये लिख के, ये मैं आपको फ्री में बता रही हूँ ये चीज, जो कि अक्सर हम अपनी वर्कशॉप में, मेरे रिट्रीट में करते हैं, और भी हम काफी एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिससे कि आपको खुद बहुत बेटर फील होगा। जब भी आपको लगे कि पुरानी बातें याद आ रही हैं, यू कैन डू दिस। ऑब्वियसली आपको किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट को मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है प्रोसेस करके इमोशंस को बाहर निकालने में, एक ही दिन में नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब हम आघात की जब बात करते हैं, ट्रॉमा की, जो हम बोलते हैं कि ट्रॉमा लिव्स इन द बॉडी, आपने शायद ये कोट कहीं पढ़ा हो, आजकल इसके बारे में बात हो रही है। और ये मैंने भी आज सोचा था कि टॉपिक में जब मेरे से पूछा गया कि ये डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिर्फ दुख के बारे में बात करना कि सबको दुख होता है, वो काफी नहीं है। मतलब ये जानना जरूरी है कि ट्रॉमा आपके शरीर में जीवित है इतने सालों से, और कहाँ कहाँ जीवित है। अगर आप चाहें तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एंड मैं चाहूंगी कि जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना फिर माइक अनम्यूट करके आंसर भी करें। ठीक है, एंड एवरीबडी, इवन शबाना, रिया, नुपुर जी, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। एक बार इफ एवरीबडी, आप अगर अपनी आंखें एक बार बंद कर सकते हैं, अगर एक बार आंखें बंद कर लीजिए, एंड जस्ट सी कि अगर आपको कोई भी इमोशन फील हो रहा है, कोई भी पुरानी चीज की वजह से, पुरानी किसी बात की वजह से कोई दुख अगर महसूस हो रहा है, तो वो आपके शरीर में आपको किधर, कहाँ, किस जगह पे फील हो रहा है। क्या वो आपके चेस्ट में है, आपने अपने उसको दिल के पास, भारीपन लग रहा है, दिल के पास पकड़ के रख रखा है, या आपके नीचे स्टमक में, पेट में है। पेट में अगर कुछ आपको गड़बड़ महसूस हो रही है, गर्दन में है, गर्दन के पीछे वाली तरफ, या आगे, माथे में है या सिर में है, या कंधों पे भार महसूस हो रहा है, या घुटने कमजोर महसूस हो रहे हैं, या पैर की जो एड़ियां हैं, टखनों के पास अगर आपको बहुत सेंसिटिविटी महसूस हो रही है, अगर आपको लगता है कि पैर कमजोर है, मैं कभी भी गिर सकती हूँ, या घुटनों में दर्द है, या हिप्स में दर्द है, कमर में नीचे की तरफ अगर दर्द है, या बीच में या ऊपर की तरफ, गर्दन और कंधों के पास, आपको आपका बॉडी, आपकी शरीर आपको बताएगा कि आपका दर्द और दुख कहाँ पे है। अगर आपके अंदर गुस्सा है बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके, किसी पुरानी बीती बात को लेके, कि जहां पे आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जहां पे किसी ने आपको कुछ बोला और आपके साथ गलत हुआ, जो कि आपकी गलती नहीं थी, आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन वो इमोशन अभी भी है आपके अंदर, या दुख, या शर्म, किसी बात को लेके गिल्ट, कि वो नहीं होना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। और शर्म कि मैं कैसे किसी को बता सकती हूँ, मैं खुल के नहीं बताऊंगी क्योंकि कोई समझेगा नहीं। अगर कोई कोई भी इमोशन शेयर करना चाहते हैं, वो सैडनेस हो सकता है, कुछ भी, आप, आई एम नॉट सेइंग आपको अभी कोई बात अपनी जिंदगी की डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। आप सिंपली अगर कोई भी शरीर का अपना बॉडी पार्ट, बॉडी का हिस्सा आप अगर बताना चाहें कि कहाँ पे आपको कोई भारीपन या थोड़ी टेंशन महसूस हुई, देन मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे किसी पार्टिसिपेंट को कि अपना माइक अनम्यूट करें एंड प्लीज खुल के बात मुझे कीजिए। यहाँ महसूस हो। गर्दन के Yes, yes, पीछे, जी। ओके।
आपको आपको एहसास हुआ कि आपको क्या फील हो रहा है? आपको भारीपन फील हो रहा है या दर्द हो रहा है? दर्द और भारीपन, सिर में भारीपन था और गर्दन के पीछे दर्द। हम्म। और आपको मतलब टेंशन भी महसूस हो रही है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है उधर? हाँ मतलब ऐसा है ना, खाली नहीं हो पा रही हूँ ना। खड़े नहीं हो पा रहे हो आप? खाली नहीं हो पा रही हूँ ना, उन अच्छा, बातों को खाली नहीं याद हो पा रहे करके हो। निकल नहीं रहा। हालांकि मैं लगातार कई दिनों से उसको लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, हम्म, लिख रही हूँ, लेकिन वो अच्छा। लिखा हुआ मेरे पास ही पड़ा है। मैंने उसको ना बर्न किया ना फ्लश आउट किया, उसको ओके, लिखे ही जा रही हूँ, लेकिन खाली नहीं हो पा रही। तो दैट मीन्स सिर्फ लिखना आपके लिए काफी नहीं है। देखिए, लिखना एक तो थेरेपी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर एक जैसे एक एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं, जैसे आप लिखने की एक्सरसाइज कर रहे हैं जर्नलिंग की, तो आप एक तो वो करके देख सकते हैं जो आपको मैंने बताया, कि आप उसको फाड़ के फ्लश कर दीजिए, और या तो आप उसको आग लगा दीजिए लिटरली, ठीक है, या फिर ताकि वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो, आपके पास रखी ना रहे। क्योंकि अपने पास हम वो चीज रखते हैं लिख के जो हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में और बढ़े। ठीक है, अपनी डायरी में हम अपने सपने लिखते हैं, अपने गोल्स लिखते हैं, हम अच्छी चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉन्शियस जर्नलिंग कहेंगे। सिर्फ सिंपल जर्नलिंग, डायरी राइटिंग नहीं है ये। राइट, ये हम अपने दिमाग से डिसाइड करके लिख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में। और ये तो सिर्फ एक टेक्निक है, शायद आपको किसी ने बताया हो तो आप लिखते हो, अच्छी बात है। लेकिन और भी कुछ चीजों की आपको जरूरत है। तो मैं एक मेडिटेशन कराऊंगी इस सेशन में भी, मैंने अभी डिसाइड कर लिया है, जिससे कि शायद आपको बेटर फील हो। आप पिछले सेशन में थे संतोष जी, जो जिसमें हमने एक्सरसाइजेस नहीं, कराई थी? नहीं। ओके, ठीक है। एंड और भी कोई शेयर करना चाह रहे हैं? आई थिंक एक अनम्यूट हुआ है माइक और। क्योंकि जीवन है ना ये सौम्या जी, तो जीवन में रोज रात के बाद दिन, दिन के बाद रात तैयार है। आज हम खुश हैं, अगले ही पल दुखी भी हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस तो हमें रोज ही करनी पड़ेगी ना, कभी छोटा और कभी बड़ा। वो बड़े को हाँ, बड़ा ले लेकिन लेता है, छोटे को भी बड़ा ले बट लेता मैं है। आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मतलब मैं मतलब आप ऐसा ना समझिए कि मैं थेरेपी को प्रमोट कर रही हूँ, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारी मोडालिटीज हैं, और मनोविज्ञान का तो कोई ज्यादा पॉपुलैरिटी इंडिया में पहले थी नहीं, अभी ज्यादा अवेयरनेस फैलने लगी है। तो मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज कह सकती हूँ कि जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो उनके खुद के ही किस्से हैं कि कुछ टाइम अगर आप थेरेपी में देंगे, और मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट मेरे अंदर बढ़ी है थेरेपी के लिए और मनोविज्ञान के लिए, ऐसे ही नहीं थी, मैं भी बहुत चीजें पढ़ती हूँ, लेकिन इसलिए बढ़ी है क्योंकि वाकई में एक इंसान इतना बदल जाता है और इतना ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि ये जो रोज के उतार चढ़ाव है ना, वो उसको फर्क इफेक्ट नहीं करते। जैसे कि बोलते हैं, अगर आप बहुत मेडिटेशन करते हो तो इन चीजों के आप थोड़ा ऊपर उठ जाते हो, तो आपको यही नहीं कि कुछ बुरा हुआ तो आप दुखी हो गए, अच्छा हुआ तो आप एकदम से खुश हो गए। तो वो क्योंकि आपको आपकी इमोशनल में आपका रिएक्टिविटी नहीं रहती, आपका ऐसे नहीं कि आप रिएक्ट कर रहे हो, आप बड़े स्टेबल हो जाते हो, आप सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते हो। राइट, राइट। तो साइकोलॉजी में, थेरेपी में क्या होता है, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको अपने अंदर से आप खुद को इतनी अच्छी तरह से समझ जाते हो, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, जो जागरूकता कहेंगे, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप ना अपनी जिंदगी के पैटर्न समझने लग जाते हो। मतलब आपको समझ में आने लग जाता है कि मेरे साथ ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और वो आप बात जैसे होता है ना कि एक कहानी थी कि एक इंसान एक सड़क से जा रहा था, उसने एक गड्ढा देखा, उसने गड्ढा नहीं देखा और वो गड्ढे में गिर गया। ठीक है, उस गड्ढे का ढक्कन नहीं था। अगली बार दोबारा वो वहां से जा रहा था और उसने सोचा कि ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी वो भूल गया, उससे वो मिस हो गया और फिर वो गड्ढे में गिर गया। ठीक है, फिर अगली बार जब वो सड़क से जा रहा था तो उसने देख लिया कि वो गड्ढा है, और उसने बहुत कोशिश की वो ना गिरे, लेकिन वो फिर भी गड्ढे में गिर गया। ठीक है, ये तीसरी बार हुआ। फिर चौथी बार ये हुआ कि अब वो फिर उस सड़क से जा रहा था और उसको डर लग रहा था कि वो गड्ढा आएगा आएगा, लेकिन जब वो आया उसने देखा, अब वो जान पूछ के उस गड्ढे में गिर गया। ठीक है, तो और फिर वो पांचवी बार भी ऐसा हुआ, उसने सोचा कि अरे नहीं, ये तो मेरे को बड़ी तकलीफ हुई थी जब मैं हर बार गिर जाता हूँ, लेकिन पांचवी बार गया तो उसने सोचा, फिर वो उसको खड़ा हुआ गड्ढे के पास, उसने सोचा कि मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या डिसीजन मेक करना है, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए कि अब मैं इस गड्ढे में गिरूं या ना गिरूं। बट उसने बहुत सोच विचार किया, लेकिन वो फिर से गिर गया जानबूझ के उस गड्ढे में। तो ये अक्सर हमारी लाइफ में होता है, और ये पैटर्न्स
फॉर्म होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ये पैटर्न्स क्यों फॉर्म होते हैं, आपको एग्जांपल उदाहरण देती हूँ मैं इसका। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया था। वो लोग किसी कहीं घूमने गए थे, गोवा, और वो लोग 4-5 दिन वहां पर थे। यंग कपल ने, 20s में थे। और जब वो आया, वो आ गया, उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी 1-2 दिन वहां पे उसने रुकना था। उसी रात को वो किसी और के साथ शी वेंट, अपने कोई फ्रेंड्स के फ्रेंड और फ्रेंड्स के साथ। और उसको जब इसके बारे में पता चला तो ऑब्वियसली वो बहुत शॉक्ड था। उनका 2-2.5 साल का रिश्ता चल रहा था पहले, एंड शादी के लिए भी वो सीरियस थे। और जब मैंने उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करी फोन पे, तो मैं कभी उस गर्लफ्रेंड से मिली नहीं थी, ना मैंने बात की थी, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जरूर उसके बचपन में उसने ये देखा होगा, उसकी जरूर उसकी फैमिली में या तो उसके पापा ने या मम्मी ने किसी के ऊपर चीट किया होगा आपस में। उसके पेरेंट्स में चीटिंग का होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता है, बट जो बातें मैं सुन रही थी, क्योंकि साइकोलॉजी में हम ये पैटर्न्स और ये लाइफ स्टोरी समझना सीख जाते हैं। तो अगर मैं किसी की सपोज थोड़ी देर बात सुनती हूँ, मुझे उसके पीछे का काफी हिस्ट्री समझ में आ जाती है उसकी लाइफ की। तो पता चला कि हाँ, उसके पापा ने एक्चुअली चीट किया था उसकी मम्मी के ऊपर, उसकी गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ मैं। और मैंने ये भी कहा कि उन्होंने जरूर, उसकी मदर ने फॉरगिव कर दिया होगा उसके पापा को, क्योंकि मैं सोच रही थी इस बारे में कि कैसा होगा, क्योंकि अगर फॉरगिव नहीं किया होता, माफ नहीं किया होता, क्षमा नहीं किया होता, जो अभी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो इस लड़की की कुछ सीख कुछ और होती जिंदगी में। लेकिन द फैक्ट कि उसको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके बाद सिर्फ यही नहीं कि उसने चीट किया, बट ऑल्सो वो उस लड़के को, जो मेरा क्लाइंट बना था, उसको गिल्टी फील करा रही थी। वो उल्टा उसको सुना रही थी कि तुम मेरी केयर नहीं कर रहे हो, मेरे साथ ये हुआ जो भी हो, जबकि सब कुछ जान पूछ के था। पर उसको आदत थी कि ये लड़का तो हमेशा उसके लिए बहुत गिफ्ट भेजता था। वो थोड़ा डोमिनेटिंग थी रिलेशनशिप में। तो थिंग इज कि मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां नहीं हो सकती, हमेशा लड़के डोमिनेटिंग होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट कहने का मतलब जो भी उनका रिलेशनशिप डायनामिक्स था, जो मुझे समझ में आया, ऐसा वो था। और वो उसका मजाक उड़ा रही है, वो उसको रिडिक्यूल करती थी बहुत बार। तो और इस लड़के को समझ नहीं आ रहा था, ये एक्चुअली ये भी सोच रहा था कि हाँ, शायद मैं नहीं कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए उसके लिए, वो इतना नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये अपने इमोशंस को इग्नोर करके, इसके साथ जो हुआ उसके लिए इसको बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसको साइड पे रखे वो गिल्टी फील कर रहा है कि हाँ, मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे, आई शुड बी देयर, तो जब मैंने बात करी उससे, बहुत कुछ समझ में आया। एंड सिर्फ यही नहीं कि उस लड़की ने जो किया उसको पता था, बाद में मेरी उस लड़की से भी बात हुई, कुछ 2-3 सेशंस मैंने उसके साथ भी लिए, और मुझे पता था जो जो मैंने उसके बारे में सोचा था वो सब सही निकला। ठीक है, उसकी मदर ने एक्चुअली फॉरगिव किया था उसके फादर को। मैंने ये कहा था कि जरूर फाइनेंशियल उनकी मजबूरी रही होगी और बच्चे छोटे रहे होंगे, तो इसलिए शादी चलाने के लिए उन्हें कर दिया होगा। तो और यही सच निकला, उन्होंने कहा ऐसा ही था बिल्कुल। और जो उस लड़की का पैसों के ऊपर बहुत हमेशा एक जोर रहता था, फाइनेंसेस के ऊपर, वो खुद भी अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी, एंड बट उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, एक अपेक्षा थी जिस लड़के से वो शादी करना चाहती है उससे, तो और वो क्यों इस लड़के को गुड इनफ नहीं पाती थी, उसको लगता था कि उसकी फैमिली इसके लिए हाँ नहीं करेगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें लोगों के बारे में समझ में आती हैं, जो पता चलती हैं, जो कि क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में कुछ ऐसी चीजें देखी होती हैं। क्योंकि उसकी मदर क्यों नहीं छोड़ पाई थी उसके फादर को, क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से, क्योंकि पैसों की दिक्कत थी और बच्चे छोटे थे। बाद में जब उसकी मदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी, वो अपना कुछ बिजनेस करने लगी थी, तो उनका रवैया, उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया था। देखो, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, उनके साथ जो हुआ वो सही नहीं है, वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके बाद उनका जो नेचर हो गया था, वो रादर हस्बैंड को डोमिनेट करती थी। तो वो जो चीज थी वो इस लड़की के अंदर थी कि एक विश्वास, एक बिलीफ आया था कि एज लॉन्ग एज आप पैसे कमा रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो आप सामने वाले का मजाक भी उड़ा सकते हो, आपको सामने वाले की इज्जत करने की जरूरत नहीं है। ये वो ऐसा खुल के बोलती नहीं थी, बट उसका बिहेवियर ऐसा ही था। और आप कुछ भी कर लो, ये तो चलता है, ये रिलेशनशिप में कोई बात नहीं, हम इसके ओवर मूव ऑन कर सकते हैं। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पैटर्न्स एक वर्ड बोला, कि हमारी जिंदगी में पैटर्न्स चलते हैं, जैसे एक स्पाइरल पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे कि आपने वो देखा होगा, चूहा जो एक पहिए पे भागता रहता है, हैमस्टर व्हील के ऊपर भागता रहता है। हमारी जिंदगी में चीजें खुद को रिपीट करती हैं, जैसे कि एक महीने का पैटर्न होता है।
आई होप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा संतोष जी की फेस देख के कि शायद मतलब हाँ ठीक है, नाउ यू आर स्माइलिंग, आई नो आपको समझ में आ रहा है। तो जो मैं बोल रही हूँ, इंटरजेनरेशनल पैटर्न्स होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत केसेस में देखा जाता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस चला आ रहा होता है फैमिलीज में, डिवोर्स चला आ रहा होता है, किसी दादा के जनरेशन में कुछ हुआ, फिर पापा के जनरेशन में हुआ, फिर इस जनरेशन में हो रहा है, तो पैटर्न्स को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। इंटरजेनरेशनल पैटर्न्स भी होते हैं, दूसरा आपके इसी लाइफ के आपके खुद के पैटर्न्स भी होते हैं, कि अगर आपने अपने जैसे मैंने एक रिसर्च की थी बच्चों के ऊपर जो कि ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, डिवोर्स होता है, तो उनकी मानसिकता जानने के लिए रिसर्च की थी कि अब उनके क्या विश्वास है, क्या बिलीफ है शादी के बारे में, क्या वो शादी करना चाहते हैं, क्या उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो जल्दी से लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्या उनको लगता है कि मतलब एक क्वेश्चन उसमें हमने रखा था कि आपको लगता है कि वर्ल्ड इज नाइस प्लेस, इट्स अ सेफ प्लेस, मतलब सेफ है, अच्छे लोग हैं, आपको मदद करने वाले लोग मिल जाएंगे, या आपको ऐसा लगता है कि ना सब बहुत मतलबी हैं, अपना ही देख रहे हैं और आपको ना अपना वॉच करके चलना पड़ेगा, यू कांट ट्रस्ट एनीवन। तो ज्यादातर लोगों का इस पे हाँ आया था कि हाँ, कि आपको खुद का ही देखना पड़ेगा, यू कांट ट्रस्ट एनीवन। तो आप सोचो ऐसा क्यों है उनका विश्वास, क्योंकि सबसे ज्यादा उनका विश्वास जिसपे होता है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को सेफ रखना, सिर्फ फिजिकली नहीं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बट इवन साइकोलॉजिकली और इमोशनली, ताकि बच्चा डर और सहमा हुआ ना रहे बचपन में। तो क्योंकि जो उनके केयर टेकर्स थे बचपन में, उन्होंने ही उनका विश्वास तोड़ दिया, उन्होंने ही, उनकी ही वजह से जब वो आपस में चीखते थे, लड़ते थे, तो बच्चा डरा हुआ सहमा हुआ रहता था या बच्ची रहती थी। उस वजह से उनको ये समझ में आया कि अच्छा, खुद का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा, चलो पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कर लो, चुपचाप बैठ के, चुपचाप खाना ले लो, चुपचाप सो जाओ। आपने देखा होगा ऐसी फैमिलीज में बच्चे अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी लेने लग जाते हैं, बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। कई बार टीचर स्कूल की उनको देख के बोलती हैं कि कि जैसे मैं किसी को जानती हूँ जिसके टीचर ने बोला उसकी मदर को कि आप इसको समझाओ कि बच्चा दोबारा 15 साल का कभी नहीं होगा, इसमें बच्चे वाली बात क्यों नहीं है, ठीक है ये शरारती नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा मैच्योर कैसे है इतनी छोटी उम्र में। ठीक है, तो मतलब आप ये चीज देखोगे अपने आसपास बच्चों में, जिसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। ठीक है, सो ये बातें समझना जरूरी है कि पैटर्न्स होते हैं, और ऐसा नहीं है तो सिर्फ डायरी राइटिंग से नहीं होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन हीलिंग बहुत जरूरी है खुद को। मतलब अभी क्या है, जैसे आप कह रहे हो आपका खाली नहीं हो रहा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। आपका एक कॉन्सेप्ट है कि घड़ा पूरा भरा हुआ है और मैं लिखे जा रही हूँ, बट वो खाली नहीं हो रहा है, वो घड़ा भरा हुआ है। मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि एक जख्म है आपके अंदर, एक या उससे ज्यादा, जो वूंड होती है, जख्म, उसको हील होने की जरूरत है, उसको कुछ दवाई की और उसे कुछ ऑइंटमेंट की जरूरत है, जिसको शायद आप अभी देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो और भी कुछ तकनीकें लगेंगी आपके लिए उसको ठीक करने के लिए। आप या तो आप थेरेपी के लिए जाइए, यू डोंट हैव टू कम टू मी, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, और प्लीज शर्माने की जरूरत नहीं है। थेरेपी के लिए कोई पागल लोग नहीं जाते, बहुत नॉर्मल लोग जाते हैं बात करने के लिए, सिर्फ इट्स अबाउट टॉकिंग, बात करना ही होता है। या आप अभी आप शबाना जी, नुपुर जी ऑब्वियसली इतने अच्छे वेल लर्नड हैं, इतने अच्छे सेशंस वो कर रहे हैं, तो आप उनसे तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। प्लस आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि आगे मैं कौन सी वर्कशॉप्स कराने वाली हूँ जो कि एक्चुअली आघात, ट्रॉमा को हील करने के लिए हैं। ठीक है, सो जैसे अभी अक्टूबर एंड में मेरी एक वर्कशॉप होने वाली है जिम कॉर्बेट में, तो बहुत सारी वर्कशॉप्स हम करेंगे, तो उसके लिए भी आप जान सकते हैं। एंड दूसरी बात, जहां पे आपने बताया आपके गर्दन में जो यहाँ पे दर्द है आपको और सिर में, ये स्ट्रेस की वजह से है। ये आपका पता नहीं आप सर्वाइकल इशू है कि नहीं, आप चेक करा सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट इज नहीं है ना। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये स्ट्रेस की वजह से है। मतलब मेरे एक नोन है फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो भी मुझे बता रही थी कि उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, उन्होंने बहुत थेरेपीज उनको देख ली, मतलब जो जिनका फिजिकल इशू है वो तो सॉल्व हो जाते हैं, बट बहुत लोगों का स्ट्रेस की वजह से दर्द है यहाँ पे। मतलब गर्दन की नसें टाइट हो जाना, जैसे पिछले सेशन में मैंने समझाया था कि मतलब मैंने एक्सरसाइजेस कुछ कराई थी नर्व्स को काम करने के लिए, मैं आपको अभी भी करा देती हूँ। उससे पहले मैं एक आधा सवाल और लेना चाहूंगी, या कोई अगर शेयर करना चाहें कि उनके शरीर में कहाँ पे
उनको दर्द या कोई टेंशन महसूस हुई अभी जब मैंने आंखें बंद करने के लिए कहा था? कोई है जो शेयर करना चाहेंगे? प्लीज आप शर्माइए मत, आप शेयर कर सकते हैं। आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है। ओके, Mine is unmute. ओके, ओके, फाइन। देखिए, अगर अभी नहीं भी शेयर करना चाहते हैं इट्स फाइन, बट अगर आप कुछ शेयर करते हैं तो कई बार ये होता है ना कि जब सेशन चल रहा है तो आपको काफी वैल्यू मिल सकती है, तो हो सकता है मैं हाथ के हाथ कुछ बता दूं और जिससे कि आपको रिलीफ मिले। तो ठीक है, एक ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं। थैंक यू संतोष जी, आपने शेयर करा। यू आर सो करेजियस एंड आपकी पर्सनालिटी वाकई बहुत लाजवाब है, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि आपने कुछ नहीं सोचा, फालतू का ख्याल आपने सोचे ही नहीं, जो कि सोचने की जरूरत भी नहीं होती। यू मैं शुड कभी जस्ट नहीं सोचती हूँ क्योंकि मुझे ठीक होना होता है, तो मैं क्यों एग्जैक्टली सोचूं? एग्जैक्टली और इसमें शर्माने की बात क्या है? सबके साथ टेंशन होती है, सबको प्रॉब्लम होती है, सबको पता है। अभी आजकल ये वर्ड्स आ गए हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसको नहीं होता? आप मुझे ये बताओ, किसको नहीं होता? मतलब इतनी रिसर्च हुई है, यूएस में तो शुरू होती है लेकिन पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी रिसर्चेस हुई हैं। ये पाया गया है कि एंजाइटी कभी ना कभी तो हर इंसान को होती है, हर इंसान को। आप अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो आप एंजाइटी फील करोगे, आप ये नहीं कह सकते मुझे कभी फील नहीं हुई, ठीक है? और ऐसा नहीं कि सब डिप्रेशन में जाते हैं, बट रिसर्च हैज फाउंड कि एक ना एक बार तो हर इंसान जाता है एक बार लाइफ में डिप्रेशन में। तो मैं भी वही थी जब आपकी आवाज थोड़ा ठीक नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं हेलो, हुई। हाँ जी, अब आ रही है। अभी 4 साल पहले भी एक इसी तरह से इंसिडेंट हुआ था घर में, तब मैं टोटली डिप्रेशन में चली गई थी। तब मैं मैविन से ही जुड़ी हुई थी, तो उस ओके, समय रितु जी ने, रितु सराफ थी। आज भी मैं वो दुर्गा जी का पाठ करती हूँ कंटिन्यू, क्योंकि अगर आप भी मुझे बताएंगी और मुझे लगेगा ना ये टेक्निक अच्छा है, तो मैं उसको फॉलो करती ही चली जाती हूँ, और इसीलिए जीवन बदला। और संदीप सर का ग्रेटिट्यूड का लेसन मैंने उस समय सीखा था, तो उन्होंने मुझे पर्सनल पे भी कुछ मैसेजेस दिए थे। शबाना जी ने बहुत हेल्प की थी मुझे पर्सनल सारे क्लासेस दिलाने में। तो वो ग्रेटिट्यूड का जो लेसन है ना, उससे जीवन बहुत बदला, कि हाँ, हर परिस्थिति कुछ सिखाने के लिए आती है। अब मैं डिप्रेशन में नहीं जाती हूँ, अब तो मैं हंसती हूँ, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लेकिन हाँ, फील होता है, थोड़ा शॉर्ट टाइम हो गया अब उस चीज के लिए। उसको भी शेयर करती हूँ, जो अपनी बात है उसको आराम से बोलती हूँ, चिल्ला के भी बोलती हूँ। गलत है तो गलत हो बस, और डिस्टेंस बना लेती हूँ। खुद को खाली करने के लिए लिखती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ, और एक्सरसाइज भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ। बहुत कम पीरियड हो जाता है, वो जो स्ट्रेस जो चलता चल जाता है ना, बहुत कम पीरियड में खत्म हो जाता है। आप देख रही है ना मेरी स्माइल, अब ये ऐसे ही स्माइल रहती है मेरी। राइट, ऑसम, आई वांट टू क्लैप फॉर यू। बहुत हेल्प की है मुझे बहुत ही आप अच्छी सभी बात है। में। घटनाएं जो घटती हैं वो कुछ सिखाने के लिए घटती है, अब मैं इसमें बिल्कुल, बिलीव करती हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली वही बात है, पैटर्न्स की भी वही बात है कि जो लेसन आपको सिखाना चाह रहे हैं ना, आप सीख नहीं रहे हो, इसलिए लाइफ बार बार आपको वो टेस्ट दे रही है, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट टेस्ट, बट एक ये है कि शायद कोई इंसान भी आपकी लाइफ में आता है ना, कुछ करता है तो कुछ सिखाने के लिए आया होता है, क्योंकि वो तो आपने गड्ढे वाली कहानी सुना दी ना, वो मुझे समझ आ गई कि गड्ढे में बार बार नहीं तो गिरती हूँ। अब इस गड्ढे को तो जरूर याद रखना है मुझे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि पहले हमें पता होता है, हमें पता होता है हमेशा हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हाँ लेकिन आदत बिल्कुल, पड़ जाती है। और आदत क्या है। होता है, हाँ, और हमें ना, मतलब ये एक स्टेज आ जाती है कई बार एक लोगों के, इंसान के लाइफ में, जीवन में, कि वो जानते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत है, वो सोचते हैं कि उनके अंदर ना, उनको फील होता है कि क्षमता नहीं है अब चूज कर पाने की। उनको लगता है कि शायद मेरे साथ यही होना लिखा है, यही रियलिटी है, और दिस इज इट, उनको ऐसा लगता है। मतलब हिम्मत नहीं रह जाती है, हिम्मत छोड़ देते नहीं, हैं, या मुझे उनको लगता मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरी डेस्टिनी है, या मेरा प्रारब्ध है तो मेरा ऐसा ही होना लिखा है।
प्रारब्ध तो वो लोग भी लेके आए ना। अब मुझे बहुत क्लियर समझ आ जाता है कि हम एक ही फैमिली में हम रहते हैं, यात्रा तो अपने घर से ही शुरू होगी ना। पड़ोस को तो हम डांट के बता देंगे अपने घर में रहो, लेकिन जब हम अपने ही घर में होते हैं और वहीं से हमें कुछ लगता है, तो अब मुझे ये क्लासेस से ये समझ जरूर आने लग गया कि हर आदमी अपनी एनर्जी लेके पैदा हुआ है। हम एक ही बात पे जो सोच रहे हैं ये वो सामने वाला नहीं सोच रहा है। चाहे वो मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड तो अलग ही होते हैं। हम अपने तन से जाए हुए बेटे से, जो हमारे पेट से पैदा हुए हैं, उन बच्चों की एनर्जी को हम लेके नहीं चल सकते हैं। उस तो Right. संसार का वातावरण भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ कर रहे हैं। अब आपने जैसे बताया ही ना कि हम सोचते ही रह जाते हैं, तो वो सोचते ही रह जाते हैं, लास्ट समय तक भी सोचते रह जाते हैं इसने ऐसे क्यों किया। तो वो आता तो वो क्षमा ही है, लेकिन क्षमा सामने वाले को करने की बजाय सबसे पहले तो मैंने तो ये सीखा अपने जीवन में कि क्षमा हमें जरूर कर देना चाहिए, लेकिन सामने वाले के साथ खुद को भी, ताकि हम अपनी बॉडी से, यही तो एक सीढ़ी है ना जो हमें परमात्मा के रास्ते पे लेके जाएगी, शरीर। और इसी को हम छोड़ क्षमा देंगे, कर इग्नोर कर देना देंगे, चाहिए। तो कैसे चलेगा। मैं आपको ना लेकिन हमें दो उन गलतियों को भूलना नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल गलती करती हूँ कि मैं उन गलतियों को भूल जाती हूँ और इसीलिए उस गड्ढे में गिरती हूँ। अब ये गड्ढा भी राइट, याद रखूंगी मैं। ये गड्ढा तो मुझे याद रखने की बहुत जरूरत है। जरूर। ओके, ग्रेट, थैंक यू, आपने शेयर करा। अभी हमारे पास 7 मिनट ही बचे हैं, तो मैं 2 एक्सरसाइजेस कराती हूँ। 2 मिनट, 2 चीजों को मैं या 2 या 3 चीजों को कंबाइन कराऊंगी। मैंने हालांकि सोचा नहीं था कि जो पिछली बार जो मैंने ग्राउंडिंग मेडिटेशन कराई थी वो मैं कराऊंगी रिपीट, बट आई एम थिंकिंग कि अब मैं सोच रही हूँ कि करा देती हूँ वो, क्योंकि उससे एक अच्छा फ्लो बन जाएगा। और क्षमा के लिए भी मैं एक एक्सरसाइज करा रही हूँ छोटी सी। ये पूरी प्रॉपर वर्कशॉप नहीं है, ये जो मेरा सेशन होता है अपने वर्कशॉप में वो काफी डीप लेवल पे, वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे, एक सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेकिंग के लेवल पे होता है, तो लंबा भी होता है वो। बट अभी मैं कुछ कराने जा रही हूँ, तो जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी, जिनने कुछ अभी शेयर नहीं भी करा है, उनको भी हेल्प मिलेगी, इससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो और आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका धन्यवाद, बहुत बहुत संतोष जी, आपने शेयर करा। और आप जो बात कर रही हैं, बस एक लाइन में मैं उसको एड्रेस कर रही हूँ कि आपने जो अभी लास्ट में कहा, मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना दायरा अपने अराउंड बनाना बहुत जरूरी है। और वो दायरा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसको क्रॉस ना करें, वो इसलिए कि दूसरे उसको क्रॉस ना करें। और अगर आप खुद को फर्स्ट नहीं रख सकते, अगर आप खुद को प्रेफरेंस और प्रायोरिटी नहीं देते अपनी लाइफ में, तो दूसरे तो कभी भी नहीं देंगे। और जो शुरुआत होती है ना, वो कभी भी औरों से नहीं होती, शुरुआत खुद से होती है। अगर आप जब तक दूसरों से मांगते रहोगे कि, या नहीं भी मांगो या अपेक्षा भी करोगे, अपेक्षा होना बहुत नेचुरल है, हर किसी को होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम एक ही परिवार में इतने सालों से रहे हैं। आपने प्यार देके, इतना अपना सब कुछ देकर, मतलब एक माँ तो सब कुछ ही अपना देती है, तो आपने मतलब अपेक्षा होना बहुत नेचुरल बात है। मेरे कहने का मतलब ये है, हर रिश्ते में अपेक्षा होती है। लेकिन फिर भी आप किसी को भी आप बोलो, किसी भी रिश्ते में, कि तुमने ये नहीं करा या तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए, बट क्या लोग सोचते हैं? नहीं सोचते। तो आपको क्या करना है, आपके कंट्रोल में सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सच है जिंदगी का, कि आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो, आप किसी को कितना भी चाहो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो और एक्चुअली उससे कुछ होता भी नहीं है, आप खुद को और ज्यादा हताश और निर्बल महसूस करते हो लास्ट में जाके। तो हेल्पलेस फील करने के बजाय इससे अच्छा आप खुद से स्टार्ट करो। जब आप खुद को प्रेफरेंस देना शुरू करते हो, जब आप खुद को पहले रखते हो, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी देखने लग जाते हैं, आसपास वाले लोग, कि वो अच्छा, इसमें कोई बदलाव आ रहा है, अब ये खुद को पहले रख रही है, अभी अपने बारे में ज्यादा सोच रही है, हमारे बारे में नहीं सोच रही। जहां पे पहले ये अपना टाइम छोड़ के जिस और चीज को देना होता था, ये वो छोड़ के हमें टाइम देने लग जाती थी, अब ये वो नहीं कर रही। ठीक है, क्या ये सेल्फिश हो गई है पहले से? तो मैंने कुछ काफी साल पहले सीखा था कि सेल्फिश होना अच्छा होता है। मुझे लगता था अरे ये तो सेल्फिश हो जाएगा अगर मैं खुद को पहले रखने लग जाऊंगी, मुझसे अपने परिवार में सबके लिए सब कुछ करना है। बट हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, वो एक्चुअली किसी के बारे में नहीं सोचते, वाकई उनके बारे में बात नहीं कर रहे, बट हम जैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कि जिनको लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस, उनका मतलब जीवन का अर्थ रिश्तों से उनको समझ में आता है, दूसरों को प्यार देके उनके जीवन में सुधार लाके मतलब समझ में आता है। तो कई बार खुद को भूल जाते हैं।
और नेग्लेक्ट कर लेते हैं। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वो चीजें याद करो जो आपको बच्चे होने से पहले, शादी से पहले जो आपको पसंद थी। ठीक है, क्या आपकी हॉबीज थी, क्या आपने सोचा है अभी भी कभी आपकी कोई, अगर कई बार माएँ कहती हैं, उनसे पूछो कि आपको क्या चाहिए, वो कहते हैं हमें तो बस ये चाहिए कि तुम सेटल हो जाओ, ठीक है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम्हें जॉब मिल जाए, तुम घर ले लो, तुम्हारी शादी हो जाए। उनके कोई सपने होते ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा उनको घूमना अच्छा लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं, या तो वो भी नहीं। लेकिन जब आपके बच्चे नहीं हुए थे उससे पहले, तब तो कुछ सपने थे ना आपके, कभी तो रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होता कि किसी इंसान के कोई कोई गोल्स, कोई ड्रीम्स होते ही नहीं। तो आपको वो याद करना चाहिए। और आप ये सोचो, अब आपका वो टाइम है, अब आपके बच्चे बड़े हो गए, अब आप फ्री हो, ठीक है, भगवान ने आपको टाइम दिया, आपको जो करना है अगले 30-40 साल, जितने भी साल, जस्ट बी फ्री, डू वट एवर यू वॉन्ट। और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको पैसों की जरूरत है, आपको कुछ सीखने की जरूरत है, कोई कोर्स करने की जरूरत है, आपको घर से बाहर निकल के लोगों से जाके मिलने की जरूरत है, आपको थोड़े नेटवर्किंग करने की जरूरत है। आपको कॉन्फिडेंस तो अपना बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस तो वैसे भी है, और हर किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज हो ही जाता है जब आप लोगों से मिलते हो, अपने आप आ जाता है, उसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर लगता है आपने कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, आप वो कर लीजिए। आजकल तो बहुत कुछ आ गया है ऑनलाइन, इतना इजी, इतना आसान, फ्री के कोर्सेज हैं, थोड़े थोड़े पैसे देके भी आप सीख सकते हो, और बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। आजकल बच्चे बच्चे कमा रहे हैं कॉलेज के। तो मैं कुछ कॉमन चीजें कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका यहीं पे ये आंसर हो आपकी प्रॉब्लम का सब, क्योंकि हमने डिटेल में आपका नहीं डिस्कस कुछ करा है, और क्योंकि ये 1-to-1 कॉल भी नहीं है, ये वेबिनार है। लेकिन फिर भी मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। और मतलब मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। आप सोचना शुरू करो इस डायरेक्शन में कि मुझे सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, नई चीजें लाओ। ठीक है, ट्रैवल करो, नई एक्सपीरियंसेस लो, कोई नई लैंग्वेज सीखो, म्यूजिक सीख लो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको गाना अच्छा लगता था, आपको डांस करना अच्छा लगता था, आपको जुम्बा अच्छा लगता है, क्लासेस ज्वाइन कर लो, आप वॉक पे जाओ पार्क में, रोज अपने फ्रेंड्स से मिलो, फ्रेंड्स नहीं है तो और नए दोस्त बनाओ। आप करो, आपको जो करना है, आपको अपना जीवन जीने से कौन रोक रहा है, आप वो सब चीजें करो, और आप खुद में विश्वास करो। अब आज की एज में ना, आज की दुनिया में एज नाम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, कोई उम्र नहीं है कुछ करने की, आप किसी भी उम्र में कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप चाहो तो अभी कॉलेज भी जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, चीजें बहुत बदल चुकी हैं और बहुत जल्दी से बदल रही हैं। ठीक है, सो टाइम थोड़ा एक्सीड होने वाला है, तो एक मेडिटेशन करते हैं, और फॉरगिवनेस के लिए मैं कुछ कराने वाली हूँ। ये छोटा सा एक एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। आप इसको अगर रोजाना करेंगे रात को सोने से पहले और सुबह भी उठने के बाद, तो आप देखेंगे आपके रिश्तों में बहुत चेंज आ रहा है। ठीक है, और उससे पहले हम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं। आप आराम से बैठ जाइए अपनी आंखें बंद करके, just sit back and relax. लंबी गहरी सांस लीजिए, और धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। जल्दी से सांस ना लीजिए और जल्दी से ना छोड़िए, क्योंकि उससे आप और ज्यादा हाइपर होते हैं। आपने खुद को रिलैक्स और काम डाउन करना है, आपने अपने नर्वस सिस्टम को शांत बनाना है। उसको शांत बनाने के लिए धीरे सांस लेना बहुत जरूरी है, और धीरे छोड़ना। मैं 1 से 5 तक की गिनती करूंगी, इतनी देर में आपने सिर्फ सांस अंदर भरनी है, गहरी सांस अपने पेट तक, सिर्फ छाती तक नहीं, पेट तक। जब आप सांस लेंगे आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। मैं 3 तक गिनती करूंगी, उसके बाद आपको वो सांस होल्ड करके रखनी है अपने स्टमक में। ठीक है, आपको सांस छोड़नी नहीं है। फिर मैं 8 तक गिनती करूंगी, तब आपको वो सांस छोड़नी है, तब आपका पेट अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि जितनी देर आप सांस ले रहे हैं 5 की गिनती तक, उसके बाद जो छोड़ने का जो ड्यूरेशन है 8 तक, वो हमेशा लंबा होना चाहिए। कभी आप बाद में भी एक्सरसाइज करेंगे ये वाली, इसको 5-3-8 टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। 5 तक आप सांस अंदर लेंगे, 3 तक आप होल्ड करेंगे। वो होल्ड करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, ये एंजाइटी खत्म करने के लिए भी तरीका है। और 8 में जब आप धीरे 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 सांस छोड़ेंगे, आप बहुत काम डाउन हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सीधी अपनी बैक रखिए, अपनी कमर, पीठ को सीधा रखिए।
अगर पीछे कोई सपोर्ट नहीं है वो भी अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि कमर में दर्द हो रहा है, आप हल्का सा छोटा इजी सपोर्ट रख सकते हैं, बट ज्यादा पीछे आप लेटिए नहीं और टेढ़ा भी नहीं होना है। कोशिश कीजिए कि आप सीधा बैठे हैं और कस के नहीं बैठना है, एकदम रिलैक्स होके बैठना है। कंधे आपके आगे की तरफ नहीं, थोड़ा पीछे की तरफ रहेंगे। अगर आपकी गर्दन और फेस हल्का सा अगर उठा हुआ भी है तो कोई बात नहीं, दैट मीन्स आप रिलैक्स्ड है। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए गिनती के साथ शुरू कीजिए। इनहेल 1 2 3 4 5। अब रोक के रखिए 1 2 3। अब सांस छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड 1 1 2 3 4 5। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लंबी गहरी सांस लेती रहिए, ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है 5 से ज्यादा देर तक इनहेल कर सकते हैं, आप कर लीजिए। इसमें हम 7 4 और 11 का भी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। एक बार 7 4 और 11 भी मैं आपको करवा देती हूँ। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7। होल्ड 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार फिर इनहेल 1 2 3 4 5 6 7। होल्ड 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही आप कंटिन्यू कीजिए। अब हम मेडिटेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि आप सबने सूरज देखा है, आज भी सूरज चमक रहा है आसमान में, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का एक सोर्स ऑफ लाइट है जहां से सब की शुरुआत हुई थी। पूरे ब्रह्मांड, जहां से ब्रह्मांड पैदा हुआ था, सूरज की तरह एक रोशनी का एक सेंटर है, एक बिंदु रोशनी की, उसको इमेजिन कीजिए। और अगर आप वो नहीं इमेजिन कर सके तो आप सूरज के बारे में ही सोच सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि उस पॉइंट ऑफ लाइट से, उस सूरज से एक बीम आपके सिर के ऊपर तरफ आ रही है, सीधा जैसे एक शावर गिरता है हमारे सिर के ऊपर, वैसे ही एक बीम ऑफ लाइट आ रही है। सुनहरे रंग की रोशनी आपके सिर के ऊपर से आ रही है और आपके शरीर में समा रही है। जैसे कि हम जब शावर लेते हैं तो जैसे पानी शरीर के ऊपर दौड़ता है और बहता है, वैसे ही वो जो सूर्य की किरणें हैं इतनी सारी, वो इतनी अच्छी सुनहरी रोशनी आपके सिर के अंदर समा रही है और अंदर से आपको एक इनर बात दे रही है। आपका एक इंटरनल बात हो रहा है। वो रोशनी आपको अंदर से साफ कर रही है, प्योरीफाई कर रही है। आपके सिर में जो भी टेंशन है उसको लेके वो नीचे की तरफ जा रही है और आपके पैरों से जमीन के अंदर समा रही है।
अपने पैर आप जमीन पे टच कर सकते हैं तो कर लीजिए। अपनी चप्पल और जूते उतार लीजिए, आंखें बंद रखते हुए। अपने पैर आप सीधा जमीन पे रख लीजिए। अगर नहीं रख सकते आप बेड पे, आप अगर लेग्स को क्रॉस करके बैठे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोशिश कीजिए अगर अपने पैर आप जमीन पे रख सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी दर्द है, ये सूर्य की जो किरणें आ रही हैं ये आपके सिर से गर्दन की तरफ जाते हुए पीछे से आपकी पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उसके थ्रू जा रही है, सिर से लेकर कमर के एंड तक, नीचे तक। और आप देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी जहां पे खत्म हो रही है वो खत्म नहीं हो रही है, वो नीचे लंबी दौड़ी चली जा रही है जमीन तक। जैसे पेड़ की ट्रंक होती है, जैसे पेड़ होता है उसकी जड़ें होती हैं जो जमीन के अंदर जाती हैं, वैसे ही आपके शरीर से जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो भी जमीन तक जा रही है और उसकी जड़ें जमीन के अंदर जा रही हैं। और आपका सारा पेन, आपका सारा दर्द, सारा दुख, सारा भारीपन जो था वो वहां से निकल के सारा जमीन के अंदर जा रहा है और नीचे जाता ही जा रहा है, गहरा जाता जा रहा है। वो निकल चुका है आपके शरीर के अंदर से। और बाकी जो भारीपन या जो टेंशन, बेचैनी आपके शरीर में थी वो आपकी गर्दन, छाती, शोल्डर से नीचे, पेट से नीचे जाते हुए वो पानी की तरह बह रहा है। वो जो रोशनी है वो पानी की तरह, सुनहरी रोशनी वो बहती जा रही है। और सारा कुछ दर्द, सारा गंध, सारे टॉक्सिन्स, सारी टेंशन सब लेके वो नीचे जा रही है, टांगों से, पैरों से नीचे जमीन के अंदर। पैरों से भी आपकी गोल्डन, एक सुनहरे रंग की जड़ें निकल रही हैं जो जमीन के अंदर जा रही हैं। आप एक पेड़ की तरह रूटेड हैं धरती से। आपकी भी जड़ें हैं जो शायद दिखती नहीं है, लेकिन हम सब धरती से जुड़े हुए हैं। हम सब धरती पे चलने वाले प्राणी हैं। हम यहीं पे पैदा हुए हैं, हम यहीं बने हैं। इसी धरती ने जीवन की शुरुआत करी है और हमें जो भी कुछ आज हमारे पास है, हमारा शरीर, हमारे पास खाने के लिए अन्न, पानी, सब कुछ इस धरती की देन है। प्रकृति बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये जमीन के अंदर जो हमारी टेंशन, हमारा स्ट्रेस सब जा रहा है, इस धरती के अंदर इतनी ताकत है कि वो सहन कर लेगी और वो हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से। अब्जॉर्ब करके वो नीचे जा रहा है। जैसा हम सब जानते हैं पत्थरों के नीचे धरती में लावा होता है, मैंटल जिसको कहते हैं, वो सब वहां चली गई है वो एनर्जी। हमसे, हमारे शरीर से निकलकर वो एनर्जी उस लावे में चली गई है। और उसके नीचे जो धरती का कोर हिस्सा होता है जो कि सूर्य की तरह ही होता है, जहां पे एक आग का गोला है, जहां बहुत सारी आग चल रही है, न्यूक्लियस जो है धरती का, उस तक चला गया है। हमारी सारी जो टेंशनें थी वो निकल के, सारा स्ट्रेस, सारा तनाव शरीर से निकल के उन जड़ों से नीचे चला गया है धरती में। और वो नीचे लावा में जाके मिक्स होके बर्न हो चुका है, वो जल चुका है और वो धरती के कोर तक जाके जल चुका है। वो एनर्जी रिलीज हो गई है, वो खत्म हो गई है। जैसे एनर्जी फैल जाती है, सारी इम्प्योरिटीज जल चुकी हैं और हमारा शरीर हल्का होता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर सूर्य की किरणें हमारे शरीर में जा रही हैं, फैल रही हैं, हमारी बाजुओं में, हमारे कंधों से नीचे, हमारे हाथों तक, उंगलियों तक, हमारी कमर में, हमारे हिप्स में, हमारी टांगों में, जांघों में और पैरों तक। हमारे फेस पे इतनी लाइट आ रही है, हमारे सिर से जो वो रोशनी है वो हमारे हमारे चेहरे पे इतना अच्छा एक सुनहरा सा निखार दे रही है और हमारे पूरे शरीर से नीचे जा रही है। हमारे जो स्किन के जो डिजीजेस हैं, त्वचा के जो रोग हैं, वो भी खत्म होते जा रहे हैं उस रोशनी से। वो हमें हर तरह से क्लैरिफाई और प्योरीफाई कर रही है। वो हमें अंदर से साफ बना रहे हैं। हमारा मन हल्का होता जा रहा है क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि हमें अपने मन में कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है।
हम इसको निकाल के नीचे धरती माँ को दे सकते हैं, और उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इसको ले सकते हैं। हम उनके एक बच्चे हैं, बाकी अरबों बच्चों की तरह। इस प्रोसेस को इमेजिन करिए। फिर से सुनहरी रोशनी शावर की तरह आपके सिर पे गिर रही है, आपके शरीर में समा रही है, अंदर से पानी की तरह बह रही है, पूरा शरीर आपका साफ हो रहा है और सारी इम्प्योरिटीज अब नीचे जा चुकी हैं, पानी की तरह बहकर वो धरती के अंदर समा चुके हैं। और अब जो ये सुनहरी रोशनी है ये आपके शरीर से बाहर की तरफ एमिनेट हो रही है। पूरा शरीर आपका इस सुनहरी रोशनी से भर गया है, और खासकर आपके पेट के अंदर वो इकट्ठी हो रही है। आपके पेट के अंदर और पेट नाभि के नीचे, नाभि के एरिया में जो भी कुछ गंध बचा था, रुका पड़ा था, वो निकल के जा रहा है। जैसे एक साइक्लोन आता है तो वो लेफ्ट राइट घूमता है एक साइकिल की तरह, वैसे ही लेफ्ट राइट ये रोशनी घूम रही है। एक तूफान जैसे लेफ्ट राइट घूमता है गोल गोल चक्कर में, चक्रव्यूह जैसा होता है, वैसे ये व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट आप देख रहे हैं कि आपके स्टमक के अंदर ये ऐसे गोल गोल घूम रही है। जैसे कार वॉश में जो ब्रशेस होते हैं लेफ्ट राइट गोल 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 घूमते हैं, वैसे ये रोशनी घूम रही है आपके अंदर, आपके पेट के अंदर और नाभि से नीचे ये घूम रही है। और जो भी कुछ बचा था, जो भी कालक थी, जो भी रुके हुए इमोशंस थे, जो भी घबराहट या डर या गुस्सा था, उसको खोल रहा है। ये जो चक्रव्यूह घूम रहा है रोशनी का, उसको खोल रहा है, और वहां से वो रोशनी एस्केप, रिलीज हो रही है। रुकी हुई कालक जो है, जो निकल रही है, सारा अंधेरा जा रहा है, सारा डर, गुस्सा, जो भी परेशानियां, स्ट्रेस थी, वो निकल रहा है वहां से, और वो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे निकल के वो धरती के अंदर जा रहा है और वो खत्म होता जा रहा है। आपका शरीर, आपका वो हिस्सा जहां पे सब रुका हुआ था, वो खाली हो गया है, और वहां पे वो गोल्डन लाइट भर गई है, पानी की तरह फैल रही है। और आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा महसूस हो रहा है। आपको साफ अंदर से और क्लीन, हेल्दी महसूस हो रहा है। जैसे नहाने के बाद त्वचा के ऊपर अच्छा महसूस होता है, खुला खुला महसूस करती है त्वचा, वैसे आपको अंदर से खुला खुला महसूस हो रहा है। अब आपको पता है, आप जब चाहें ये मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपकी कंट्रोल में, आपके हाथ में है। आपको कभी भी इन इमोशंस को अंदर रोकने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको जाने दीजिए, और उसकी जगह वो जो गोल्डन व्हाइट लाइट है, सुनहरी रोशनी, वो ले लेगी। और अब आपके शरीर में इस तरह से वो गोल्डन रोशनी भर चुकी है, आपकी टांगों में वो रोशनी भर चुकी है, आपके चेहरे पे वो रोशनी भर चुकी है, आपकी गर्दन में, आपके सिर में, आपके सिर के पीछे, रीढ़ की हड्डी में आपको इतना अच्छा महसूस हो रहा है। और जहां जहां आपको ब्लॉकेज लग रही है, जहां जहां आपको लग रहा है कि इस रोशनी का फ्लो रुक रहा है या टूट रहा है, वहां पे आपको देखते हैं वो टोर्नेडो है, वो साइक्लोन है, वो चक्रव्यूह, जो रोशनी का ही चक्रव्यूह है, बट वो गोल 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 घूम के वो वहां पे प्योरीफाई कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, और वो लेके सब निकल रहा है रीढ़ की हड्डी से नीचे से, टेल बोन से जो नीचे जड़ जा रही है धरती तक, वो उसको लेके निकल गया नीचे, चला गया वहां से। लंबी गहरी सांस लीजिए। अब जब आप सांस ले रहे हैं वो आपके पेट तक जा रही है, और ये सुनहरी रोशनी आपके चेहरे से, आपके शरीर से, आपकी ऑरा में फैल रही है। आपकी शरीर की ऑरा जो है वो फैल रही है,
वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसको ऑरा रिचार्ज भी बोलते हैं। आपकी जो ऑरा है, आप उसमें और रोशनी भर रहे हैं। किसकी? परमात्मा की, सूर्य की, जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। उसकी दिव्य रोशनी और शक्ति आपके शरीर में भरती जा रही है। अब आप ये जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप हमेशा उससे कनेक्टेड हैं। आप हमेशा उस रोशनी से जुड़े हुए हैं और आप जब चाहे उस रोशनी को एक्सेस कर सकते हैं। जब चाहे उस रोशनी को आप अपने अंदर भर सकते हैं। इसी के साथ हम एक क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम भगवान को याद करते हैं। आप मेरे बाद अपने मन में रिपीट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, आप अपने मन में इस प्रार्थना को सोच सकते हैं। हे परमात्मा, हे सारी दिव्य शक्तियां जो मेरी रक्षा करती हैं, जो मेरा ध्यान रखती हैं, मेरी खुद की आत्मा, मेरा चित्त, मेरा मन, धन्यवाद आपका कि आप मेरे बुलाने से आए। हे परमात्मा, हे भगवान, जिसको भी आप याद करना चाहते हैं आप याद कर सकते हैं। अगर आप शिव भगवान को मानते हैं या विष्णु भगवान को मानते हैं, आप माता को मानते हैं, हनुमान जी को, जिसको भी आप मानते हैं, या सिर्फ आप एक यूनिवर्स को मानते हैं, ब्रह्मांड को, क्या कोई फॉर्म नहीं है, आप परमात्मा को मानते हैं, आप याद कर सकते हैं। आप उनसे क्षमा मांग रहे हैं। सबसे पहले मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कीजिए। आप चाहे तो अपने हाथ जोड़ सकते हैं। आपको अपना सिर नीचे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा की नजरों में आप गुनहगार नहीं हैं। आप उनके बच्चे हैं जिनको वो बहुत प्यार करते हैं। आप उनके लिए बहुत खास हैं और वो हमेशा आपकी बात सुन रहे हैं। वो सदैव आपसे जुड़े हुए हैं। तो हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। मेरी भूल और गलतियों के लिए मुझे माफ कीजिएगा। मेरे से जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई उसके लिए माफ कीजिए। आप अपनी खुद की आत्मा की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए बोल रहे हैं कि अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया हो या आपके साथ कुछ गलत होने दिया हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्योंकि खुद को क्षमा करना भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप परमात्मा को ये कह रहे हैं कि अनजाने में या जाने में मैंने जिस चीज को दुख दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आप चाहें तो उस इंसान को याद कर सकते हैं जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं या जिससे आप क्षमा मांगना चाहते हैं। किसी का भी एग्जाम्पल अभी ले सकते हैं। यहाँ पे किसी उदाहरण के लिए आप किसी को भी ले सकते हैं। आप उनके नाम से उनकी आत्मा को याद कर सकते हैं। आप उनको याद नहीं कर रहे हैं। आपने उनको सामने से जाके क्षमा नहीं मांगनी है उनसे। आपने उन्हें कुछ नहीं कहना है। आपकी आत्मा जो है उनकी आत्मा को याद कर रही है और ये दो आत्माओं के बीच का कॉन्वर्जेशन, बातचीत है। आप अपने चित्त से उनके चित्त को याद करके कह रहे हैं, मैंने तुम्हें पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी दुख दिए, जो भी दर्द दिए, उसके लिए मुझे माफ करना। मैं नहीं चाहता या चाहती थी कि तुम्हें दुख पहुंचे। अब हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं और तुम्हारी वजह से जो भी मुझे दुख पहुंचे मैं उसके लिए तुम्हें माफ करती हूँ, माफ करता हूँ। ये आसान नहीं है और एक दिन में नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा आप इसको रोज रात को कर सकते हैं। माफी आत्मा से आत्मा की मानी जाती है, आमने सामने नहीं।
तुमने मुझे जो भी दुख पहुंचाए उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ या माफ कर रहा हूँ। और मुझसे जो जाने अनजाने में गलतियां हो गई हों उसके लिए प्लीज मुझे माफ करना, मुझे क्षमा कर देना। अब आप भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, इस पे सदैव अपना कृपा का हाथ बनाए रखना, इसको अपनी दिव्य रोशनी और दिव्य शक्ति से इसको सही गाइड करना। आप उस आत्मा को बोल रहे हैं, आई लेट यू गो। मैं चाहती हूं हम शांति से को एग्जिस्ट करें। अगर हमारा एक दूसरे के जीवन में रहना अभी निश्चित है तो हम शांति से रहें, प्यार और शांति से रहें। अब हमारे जो पुराने, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो भी हमारी बातें थी, हिसाब किताब था, उसको हमने खत्म कर दिया। मैं चाहती हूं कि तुम भी खुश रहो, मैं चाहता हूं कि तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू। आप अपनी आत्मा का थैंक यू कीजिए, आप उनकी आत्मा का थैंक यू कीजिए, अपने मन अपने चित्त का थैंक यू कीजिए। आप उन सारे एंजल्स का जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, सारे गार्जियन एंजल्स, जो भी दिव्य शक्तियों को याद किया था, उन्हें उनका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप खुद के लिए एक सेंटेंस आप रिपीट करेंगे अपने मन में कि मैं अब खुश हूं और मैं अब स्वतंत्र हूं। मैं अब स्वतंत्र हूं खुश रहने के लिए। जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूं, अब वो मेरे पास आने लगा है, क्योंकि मैंने क्षमा करना सीख लिया है। क्योंकि जो मेरे पास पुराना जो भी पड़ा था उसको मैंने निकाल दिया है। अब मैं ओपन हूं, मेरे पास जगह है अपने मन में, अपने चित्त में, अपने शरीर में, अपने जीवन में कुछ नई अच्छी चीजें आने के लिए। जो भी एनर्जी रुकी हुई थी, जो ब्लॉक कर रही थी अच्छी नई चीजों को मेरे जीवन में आने से, जो मैं चाहती थी कि जो चीजें आए, अब वो पुरानी एनर्जी निकल चुकी है। और अब मेरे सारे चक्र, मेरे दिल का चक्र, मेरा रूट चक्र, मेरे आज्ञा चक्र, सारे चक्र, मेरे सातों चक्र खुल गए हैं और अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं। और ये जो मेरे अंदर मुझे खुला खुला महसूस हो रहा है, वो मुझे अपने जीवन में भी नजर आ रहा है। उसका इफेक्ट, उसका असर मुझे अपने जीवन में भी दिख रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे अपने अंदर दिव्य शक्ति दौड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब मुझे ये पता है कि मैं दिव्य शक्ति से हमेशा जुड़ा हुआ हूं या जुड़ी हुई हूं। वो मेरे सर से पांव तक कनेक्टेड है। अब अपने हाथ रब कर सकते हैं, दोनों हाथ जोड़ के रब कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए। हाथ अपने आंखों पे रख लीजिए, माथे पे, कानों पे, गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे, छाती पे, कंधों पे, नाभि के ऊपर, पेट पर, छाती के नीचे, नाभि के ऊपर, और अब नाभि के नीचे, और आपकी थाइस, जांघों के ऊपर,
अपने हाथ आप रख लीजिए। आपको गर्माहट महसूस हो रही है और आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much. God bless you. You're most welcome. Okay. Thank you, Nupur ji. Thank you, Shabana ji. Thank you, everyone. आज हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you. अगर कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको कैसा फील हुआ? कि आपको अच्छा महसूस हुआ? थैंक यू मैसेज पे आ रहा है। थैंक यू रूबी जी। एंड मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा रिट्रीट आ रहा है 27 से 29 अक्टूबर जिम कॉर्बेट में, उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के। और उसका रिजल्ट ऐसा है कि जैसे अभी आपने आज ये करना सीखा, इससे आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा जब आप इसको बार बार दोहराएंगे। बट वहां पे हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपने जिंदगी में अगर एक बार भी कर ली तो आपको दोबारा उनको करने की जरूरत नहीं है। उसका असर, जैसे जो आपके रिश्तों में जो आपको दुख पहुंच रहे हैं, जैसे अभी हमने फॉरगिवनेस प्रेयर करी है, इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ के डीप लेवल पे हम एक फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसको हिंदी में क्या बोलूं, शक्तिशाली है, कि उसकी इतना इम्पैक्ट है, उसका इतना असर है कि आप अगर आपके कॉर्ड्स या कुछ जुड़े हुए हैं दूसरे लोगों से, वो खत्म हो जाएंगे वहीं पर, और उसके बाद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। तो ये जो रिट्रीट होने वाला है, ये आपका बहुत ही लाइफ चेंजिंग रिट्रीट होने वाला है। इसलिए मैं कहूंगी कि आप जरूर आइए एंड नुपुर जी को और शबाना जी को कांटेक्ट कीजिए। Thank you so much, Soumya, and Thank it was really very nice. बहुत अच्छा साधना का सत्र आपने दिया, और उससे पहले भी आपने जो मनोविज्ञान की बातें बताई वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और आपने ये जानकारी दी, बहुत सारे लोगों को पता भी चला कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जैसे कि संतोष जी ने बताया कि मुझे कोई झिझक नहीं है, वो झिझक नहीं होनी चाहिए, और मन को कोशिश करके और आगे उजागर करके हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्षमा करना चाहिए, क्षमा याचना करने से कितना कुछ हो गया। बहुत आपको, हमको, सबको बहुत अच्छा लगा, और ये सत्र आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम सब की ओर से, मेविन मैजिक की ओर से और ज्ञान सागर की ओर से। और आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे सौम्या जी, आप जरूर आते रहिएगा और हमें ज्ञान के कुछ मोती हमें प्रदान करते रहिएगा ताकि हम आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही हम आप सबसे विदा लेते हैं और अगले थर्सडे को फिर से मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्ते।